चीर के ज़मीन में उम्मीद को बोता हूँ, चीर के ज़मीन में उम्मीद को बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनामिका और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को नई जानकारी, नई तकनीक और नए अनुसंधान से रूबरू करा सकें। हमारा ये भी प्रयास होता है कि किस तरह से कम लागत पे अधिक उत्पादन किया जा सके, इसकी जानकारी सरल और सहज तरीके से किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके। और आज हम आए हैं जबलपुर के ICAR खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय जबलपुर में हैं। और दर्शकों, आज हमारे साथ है डॉक्टर RP दुबे जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है ICAR खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय जबलपुर में। मिलेट्स जैसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, इसके महत्व के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिलेट में किन फसलों को कहते हैं और इसके अंतर्गत भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी लोगों को हो रही है। तो पहले हम ये बताएं कि मिलेट किसे कहते हैं। देखिए, धान और जो गेहूं है, उन फसलों के अलावा जो अनाज की फसलें हैं जिनके दाने जो छोटे होते हैं, ऐसे जो फसलों के समूह को हम मिलेट कहते हैं। साथ ही इनको पोषक अनाज, मिरेकल सीरियल और अब उनको श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने पूछा कि इन मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो मिलेट्स में जो दो तरह का वर्गीकरण हुआ है और इसमें कुछ मुख्य मिलेट्स हैं और कुछ लघु मिलेट्स हैं। मुख्य मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये दो फसलें आती हैं और लघु मिलेट में रागी है, कोदो है, सवा है, कुटकी है, चीना है, काकुन है। इस तरह की जो फसलें हैं उनको हम मिलेट के समूह में लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस साल को UNO और भारत सरकार के द्वारा मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है ताकि लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि इन फसलों का महत्व क्या है। जी हाँ, मिलेट्स को 2018 में भारतवर्ष में एक मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था और उसके बाद भारत की पहल पे ही UNFAO ने इसको जो 2023 है उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है और हम मना भी रहे हैं। इनका महत्व इसलिए अब बढ़ जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि पिछले 6-7 दशकों से हम किसान भाइयों का और खान पान में भी सिर्फ चावल, गेहूं, मक्का, इस तरह की फसलों का ही ज़्यादा उपयोग हो रहा था और जो हमारे परंपरागत जो धान्य की फसलें थी, जो छोटे दाने की, जो कि पहले बहुतायत में उगाई जाती थी और उनको हम धीरे धीरे भूलते गए। जबकि ये जो फसलें हैं जिनको हम अब श्री अन्न कहते हैं, इन फसलों में पोषक तत्व, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब गेहूं हुआ, चावल हुआ, इनकी तुलना में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये जो फसलें हैं इनको हम बहुत ही कम संसाधनों के उपयोग से हम इनको उगा सकते हैं। तो और आजकल जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसके बारे में भी काफ़ी इसको बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो ये जो श्री अन्न की फसलें हैं, ये इन जैविक और प्राकृतिक जो खेती है इसमें भी ये बहुत अच्छे से ये उगाई जा सकती है। और एक इनका महत्व है कि ये फसलें जो जलवायु परिवर्तन से जो फसलों पे जो हानि होती है उसके प्रति भी ये रोधी हैं और जिससे इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स भी कहते हैं। सर, जैसे कि आपने जलवायु परिवर्तन की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके अनुसंधान में ऐसी कोई रिसर्च की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की जो कृषि है वो जलवायु पर ही निर्भर करती है। तो इस तरह से कोई रिसर्च की जा रही है? जी हाँ, चूँकि हमारा निदेशालय जो है वो खरपतवार से संबंधित अनुसंधान का कार्य करता है,
तो हमारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से भविष्य में क्या हानियाँ हो सकती हैं और खरपतवार और जो फसलें हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है, तो वो भविष्य में जाके जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर की मात्रा उसका लेवल बढ़ेगा, तो वो कंपटीशन लेवल किस स्तर पे जाएगा, तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहने के लिए तकनीकों का उस पर अनुसंधान करना है। तो इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। और अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूँगी कि खरपतवारों से मिलेट की उपज में कितनी हानि होती है? जी हाँ, खरपतवार वैसे तो सामान्यतः अगर देखें, एक जो औसत अनुमान है वो ये कहता है कि 30 से 35% की हानि फसलों की उपज में खरपतवारों से होती है। अब रही बात मिलेट्स की, तो जैसा हमने अभी पहले बताया कि मिलेट्स जो हैं, श्री अन्न की फसलें जो हैं, वो कम संसाधनों का उपयोग करके उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि खरपतवारों की जो बढ़त है या उनका जो उसमें जो फसलों को ग्रसित करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो हमने पाया है कि अगर खरपतवारों का उनका समय से और समुचित नियंत्रण न किया जाए तो 50 से 60% तक की भी हानि इन खरपतवारों से मिलेट फसलों में हो सकती है। सर, मिलेट्स में प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? जी, मिलेट्स आप देखिए कि ये फसलें जो हैं मुख्यतः खरीफ की हैं, यानी वर्षा ऋतु में ही ये ज़्यादातर उगाई जाती हैं। और इस वर्षा ऋतु में फसलों में खरपतवार बहुतायत में आते हैं। वही जो स्थिति रहती है इन श्री अन्न की फसलों में भी। तो इनमें इन फसलों में हम देखें तो जंगली सवा है, ये आपकी जंगली रागी है, पास्पेलिडियम है, डायनेब्रा है, आपके पचकोटा है, कनकौआ है, आपके मोथा आता है इसमें, और इसमें पत्थर चट्टा की प्रॉब्लम बहुत आती है। और इस तरह से जो भी खरपतवार जो खरीफ की फसलों में आते हैं वो उनका भी इसमें दूधी है। तो इस तरह के जो प्रमुख खरपतवार हैं वो सभी खरपतवार हमारी मिलेट की फसलों में भी आते हैं। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है
मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। सर, अगर हम भारत में बात करें तो आज भी ये माना जाता है कि केवल 2 तरह का ही अनाज होता है, गेहूं और चावल। तो लोगों की मानसिकता कैसे चेंज की जाए, क्योंकि मोटा अनाज की अगर हम बात करें, मिलेट्स की बात करें, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सर, किस तरह से लोगों में जागरूकता लाई जाए? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो गेहूं है, चावल है, इनमें जो पोषक तत्व हैं वो, और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो कि डायबिटीज़ को निर्धारित करता है, तो ये जो हमारी जो श्री अन्न की फसलें हैं उनसे अधिक है। यानी कि श्री अन्न की फसलों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है
वो गेहूं और चावल से कम है। और इनमें हमने पहले भी बताया कि इसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको हड्डियों की बीमारी है, मैं आपको बताऊं, जो रागी की फसल होती है, रागी फिंगर मिलेट जिसको कहते हैं, उसमें पूरे खाद्यान्नों में हम देखें तो सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरह से इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इन मिलेट्स का वो बहुत ही अधिक है और ये इनमें फाइबर भी बहुत अच्छा पाया जाता है। ये सुपाच्य हैं और साथ ही ये काफ़ी देर तक पेट भरा रखती हैं, मतलब आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, ये काफ़ी देर तक ये इनका मतलब पचता है ये धीरे धीरे। और बाकी जो हैं, जैसे चावल आपने खाया तो वो तुरंत पचता है और वो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो तुरंत वो स्पाइक कर देता है। तो ये जो हैं फसलों में, इनमें ये फ़ायदे हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से। ऐसे ही कुछ जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों में लेथार्जी रहती है, तो इन सब सारी चीज़ों पे जो भी अनुसंधान हुए हैं, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू अभी आपने जो कहा, तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही अच्छे हैं। और इनके अब इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में कि आप देखिए, ऑर्गेनिक जो ये कोदो है, मिलेट्स हैं, सवा है, रागी है, ये इतने अधिक दाम पे बिक रहे हैं। तो किसानों के लिए ये बहुत लाभकारी है, हमारे पोषण के लिए तो है ही, किसानों की आय के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता जा रहा है। क्या कुछ इस तरह से इसको मार्केट में लाया जा सकता है कि पोषक तत्व तो मिले ही, इसके साथ साथ स्वाद भी बना रहे और बच्चे भी इंटरेस्ट से खाएं? हाँ, इसमें देखिए जो ऑर्गेनिक मिलेट्स की जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छी अभी आ रही है और वो पूरे प्रोसेस रहती है। और इसके साथ ही जो पौष्टिक इनके विभिन्न प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि इनके कुकीज़ आ रही हैं, इनके बिस्किट्स आ रहे हैं, और रागी के जो लड्डू हैं, ये तो आप देखिए कि जो मिड डे मील स्कीम है, हमारे मिड डे मील स्कीम में ये काफ़ी ज़्यादा कई राज्यों में ये छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो कैल्शियम की कमी है और भी जो पोषक तत्वों की कमी है, उसमें ये इसकी भरपाई इन मिलेट्स के लड्डुओं से या और अन्य जो उत्पाद हैं, इनकी खीर वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है, इनसे इनको किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, आपने देखा और जाना कि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी शक्ति बहुत अच्छी होती थी और साथ ही वो कम बीमार पड़ते थे। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। तो अब देखते हैं हम कृषि समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम किसान योजना एआई चैट बोट लॉन्च, धान की बुवाई 411 लाख हेक्टेयर से अधिक, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ, मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बेहद कम बारिश और सब्जी उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एआई चैटबॉट पीएम किसान मित्र लॉन्च किया। एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में एआई चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है, जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है।
चालू खरीफ सीजन में शुरू से पिछड़ने वाली दलहन फसलों की बुवाई में अब सुधार देखा गया है। हालांकि खरीफ फसलों की बुवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा बुवाई के आंकड़े अभी जारी किए गए हैं। दलहन फसलों के रकबा में 8.48% गिरावट दर्ज की गई थी, जो अब घटकर 5% से भी कम रह गई है। 122.57 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलें बोई जा चुकी हैं, जो पिछली समान अवधि से 4.61% कम है। इस सप्ताह तक अरहर की बुवाई 5.14% घटकर 43.69 लाख हेक्टेयर, उड़द की 1.57% घटकर 32.79 लाख हेक्टेयर और मूंग की 6.95% घटकर 31.56 लाख हेक्टेयर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हितग्राहियों से फॉर्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में 3 HP या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी की 11 kV लाइन के विस्तार, वितरण, ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं। योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50% व्यय शासन द्वारा और 50% कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा जिले के ग्राम जिनवानिया की श्रीमती नमिता रनवे और भैरुदा सीहोर के प्रेम नारायण पवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ किया जा रहा है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित थे। प्रदेश के सभी जिले कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता के साथ साथ हमारे प्राणदाता भी हैं। वे यदि खेतों में ना खपें तो हमारा जीवन 2-4 दिन भी नहीं चल पाएगा। किसानों की मेहनत, त्याग और तपस्या ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। हमारे शरबती गेहूं, चिन्नौर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। प्रदेश में 2002 से 2003 में खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। बारिश के सीजन का लगभग 4 महीना पूरा होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की बेहद कमी है। अगस्त का महीना पूरा सूखा बीत जाने के बाद सितंबर के महीने में हुई बारिश से कुछ भरपाई तो हुई है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। प्रदेश में 933.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 933.1 मिलीमीटर होनी चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र में 892.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस दौरान 864.6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इस साल सबसे कम बारिश हुई है। सामान्य वर्षा 1026.9 मिलीमीटर की तुलना में 991.4 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम बारिश रीवा, सीधी, सतना में हुई है। इसके अलावा कम वर्षा वाले जिले दमोह, अशोकनगर एवं गुना हैं, जहां 23 से 37% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है, जबकि 11 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। विकासखंड विजय राघवगढ़ के ग्राम चरी में ग्राम चरी, दुर्जनपुर एवं कुसुमा की महिला स्व सहायता समूह की 35 महिलाओं को 13 दिवसीय प्रशिक्षण मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कटिनी के प्रबंधक पवन कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समन्वयक सुनील रजक के सहयोग से प्रशिक्षक राम सुख दुबे द्वारा दिया गया। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव, पौधशाला की तैयारी, भूमि शोधन, बीज शोधन, क्यारी निर्माण, बीज बोने की छिटकवा एवं कतार में बोनी, बीजों को ढकना, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं रोग नियंत्रण की तकनीकी जानकारी दी गई। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत शस्य क्रियाएं, यांत्रिकी विधियों तथा जैविक विधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इन विधियों से कीट एवं रोग नियंत्रण तथा उत्पादन में वृद्धि की जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही 5 पत्ती काढ़ा बनाने का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही, और साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर कुछ नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।